Welcome to VTF Academy. This is the solution of test number 7 which were conducted on June 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक फिगर दे रखा है और ये 4 कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। बोल रखा है कि ये लेफ्ट साइड की 2 कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड ये, और इधर वाली दोनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस 2/3 माइक्रोफैरड 2/3 माइक्रोफैरड। हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया। देखिए, देयर आर 4 कैपेसिटर्स इन दिस फिगर, और हम एनालिसिस करने पर देखते हैं फिगर को कि चारों कैपेसिटर्स की एक प्लेट्स, चारों कैपेसिटर्स का एक प्लेट सेम पोटेंशियल पर है। आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये कनेक्टिंग वायर है, ये और इस कैपेसिटर का ये प्लेट, और इस कैपेसिटर का ये प्लेट, इस कैपेसिटर का ये प्लेट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट, सभी एक इस लाइन से कनेक्टेड है। मतलब ये हुआ, अगर मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल V1 है, तो हम कहेंगे कि ये सब ये भी V1 पर होगा और ये भी V1 पर होगा और ये भी V1 पर। आगे देखते हैं। अब इन चारों कैपेसिटर्स को रीअरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये चारों कैपेसिटर का एक प्लेट सेम पोटेंशियल पर हो जाए, जैसे कि फिगर में दे रखा है। देखिए, और इन दोनों कैपेसिटर्स का ये प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट ए से कनेक्टेड है, और इन दोनों कैपेसिटर का ये प्लेट और ये प्लेट इससे बी पॉइंट से कनेक्टेड है। मैं क्या करता हूँ, ये कैपेसिटर्स को यहाँ इस तरीके से दिखा लेता हूँ, ये लाइक दैट। एक ही बात है, वहां पर वो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ वर्टिकल दिखाई दे रहा है, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, इन दोनों कैपेसिटर्स का ये प्लेट V1 पोटेंशियल पर है, तो हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी सेम पोटेंशियल यानी V1 पोटेंशियल पर हो गए। और इन दोनों कैपेसिटर्स को भी मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया लाइक दिस, और इन दोनों कैपेसिटर्स के ये प्लेट और ये प्लेट सेम पोटेंशियल पर हैं, यानी मैंने ऐसे दिखा दिया। और साथ में हमें ये भी पता लग रहा है कि ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट और ये प्लेट सब के सब सेम पोटेंशियल पर है, यानी आपस में भी मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। तो चारों कैपेसिटर्स के ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट और ये प्लेट सेम पोटेंशियल पर हो गए। और अब हम इन दोनों कैपेसिटर्स को जो इधर दिखाए थे, दूसरे प्लेट इन दोनों कैपेसिटर्स के ए से कनेक्टेड है, तो मैंने क्या कर दिया इस तरीके से, यानी ये पॉइंट ए हो गया। वैसे ही इन दोनों कैपेसिटर्स के दिस प्लेट और दिस प्लेट सेम पोटेंशियल यानी बी से कनेक्टेड है, यानी ये ऐसे कर दिया, तो ये बी पॉइंट। हमने उस सर्किट को यहाँ पर रीड्रॉ कर लिया। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और ये 2/3 माइक्रोफैरड और 2/3 माइक्रोफैरड। अब तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। दोनों ये पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर सीरीज में, तो 1/c मतलब इन दोनों का 4 और इन दोनों का 4/3। तो अब 4 और 4/3 को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में आप जानते हैं 1/c = 1/c1 यानी 1/c1 यानी 1/4 प्लस 1/4/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/4 यानी 1, यानी C आ गया 1 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is 1 माइक्रोफैरड। ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं कंसीडर 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स P, Q and R। हमें बोल रखा है P, Q और R 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। आगे कह रहे हैं P and Q रिपेल ईच अदर।
इसका मीन्स ये हुआ जब P और Q एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो दोनों पर लाइक चार्ज होगा, यानी लाइक चार्ज दोनों पर। और आगे कहा जा रहा है while P and R अट्रैक्ट, यानी P और R एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, अट्रैक्ट। इसका मीन्स ये हुआ P पर और R पर अनलाइक चार्ज होगा। कहने का मीन्स ये हुआ अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव, लेकिन इस पर नेगेटिव। मान लिया मैंने कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज। तो मैं लिख देता हूँ भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड R? Q एंड R, नो डाउट अट्रैक्टिव फोर्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भाई इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, अनलाइक चार्ज, अट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। कहने का मीन्स ये हुआ ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 में हमसे बोला जा रहा है कि एक आइसोलेटेड प्लेन है और वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग आइसोलेटेड प्लेन, और इधर कोई भी ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q और इसका यहां से डिस्टेंस D है, और इधर कोई भी एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के रिगार्डिंग हमसे बात की जा रही है। 4 ऑप्शंस को देख के ऐसा लगता है, देखिए थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि इफ दिस कंडक्टिंग प्लेन इज नॉट देयर, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो इस डायरेक्शन में, और अगर मान लीजिए जब ये कंडक्टिंग प्लेन रख दिया गया तो क्या होगा, इस चार्ज के कारण इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और वो चार्ज इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ उतना ही बट नेगेटिव। तो कुल मिला के इस कंडक्टिंग प्लेन में तो कोई भी चार्ज नहीं आया, रिजल्टेंट यानी टोटल चार्ज तो अब भी कंडक्टिंग प्लेन पर 0 ही रहा। इसका मीन्स ये हुआ कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल और केवल इसी प्लस Q चार्ज के कारण, और जब इसी प्लस Q चार्ज के कारण है तो वो हम देख ही रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स यानी इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस कंडक्टिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेन होगा। इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन 1 विच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये E डॉट ds और ये 0 दिया गया। ऑब्वियसली दिस लेफ्ट हैंड साइड यानी ये रिप्रेजेंट्स फॉर फ्लक्स थ्रू ए क्लोइड सरफेस, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये ऑल दी चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड दी सरफेस, क्योंकि अगर इनसाइड चार्जेस होते क्लोइड सरफेस के तो फ्लक्स 0 तो नहीं होता। तो जो फ्लक्स 0 है राइट हैंड साइड, तो हम जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं उनमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही निकलता है, ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड दिस सरफेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 में हमें ये एक फिगर दे रखा है, इसमें एक कैपेसिटर, ये सीरीज रेसिस्टर, ये एक बैटरी है, बैटरी का EMF 2.5 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम, और ये 2 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा दिया है। हमसे पूछा जा रहा है चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। देखिए जब भी किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो हम जानते हैं
t इजिकल टू 0 पर। t इजिकल टू 0 का मतलब है जैसे ही सर्किट को क्लोज किया गया उस मोमेंट पर जो कैपेसिटर होता है वो 0 रेसिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट का मतलब होता है बच्चों आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, या हम ये कहें t इजिकल टू इनफाइनाइट पर। तो जब t इक्वल टू इनफाइनाइट पर यानी स्टडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है। जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट का मतलब आप जानते हैं कि वहां पर गैप आ गया। यानी मैं अगर इसको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करूँ कैपेसिटर की जगह, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने इस पॉइंट को A दिखा दिया और इस पॉइंट को B दिखा दिया, तो A और B के बीच में ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट किया गया। तो मैं यहाँ पर A और B की जगह ये सिंपल गैप दिखा दिया, और ये बाकी का सर्किट को मैं ऐसे ही जैसे था वैसे बना देता हूँ, और इस इंटरनल रेसिस्टेंस को अब मैंने ऐसे बना दिया। तो ये हमें मिला कुछ लाइक दैट, इस तरीके से। ये 2 ओम 2.5 वोल्ट और ये 0.5 ओम और ये 10 ओम। क्योंकि इस ब्रांच में आप देख रहे हैं कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये ओपन सर्किट हो गया, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा लाइक दिस। इस रेसिस्टेंस में यानी 10 ओम के रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए भाई, उस केस में क्या होगा, 0.5 और 2 ओम दोनों सीरीज में हो गए, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेसिस्टेंस हो गया 2.5 ओम। तो ऑब्वियसली करंट कितना आ जाएगा, वही ओम्स लॉ से हम देख रहे हैं, I इक्वल टू V अपॉन R, यानी 2.5 अपॉन 2.5 यानी 1 एम्पियर। आगे समझते हैं। अब हमने क्या किया, हमें निकालना है A और B पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रीजन, क्योंकि A और B पॉइंट्स के बीच में ही तो कैपेसिटर कनेक्टेड था। जब हम इन, इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और Q इक्वल टू CV अप्लाई कर देंगे। तुम देखते हो, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। इस तरीके से मैं चलूँगा ऐसे। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं यहाँ देखो ये पॉइंट कहूँ या ये कहूँ या ये कहूँ एक ही बात है। तो मैं यहाँ से ऐसे चला, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ VA, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ आऊँगा। तो हम देख रहे हैं हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाऊँगा तो ये लिखा जाएगा माइनस का 2.5। और मैं जब अब यहाँ आ गया, यहाँ से जब मैं यहाँ पहुँचूँगा, यानी यहाँ या यहाँ पर एक ही बात है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा तो करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का, इस तरीके से हम निकाल ही दिए थे। तो करंट इधर चल रहा है और हम यहाँ से इधर जा रहे हैं। आप जानते हैं करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, यानी ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। तो हम जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो हम लिखेंगे प्लस का 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1। हम यहाँ आ गए, मतलब यहाँ आ गए। अब देखिए यहाँ से इसमें तो करंट 0 जा रहा है, तो यहाँ तो कोई ड्रॉप होगा नहीं। तो हम यहाँ आ गए, यानी यहाँ आ गए। हम यह बी भी लिख सकते हैं। ये आप देख लीजिए भाई, BA माइनस का 2, क्योंकि 2.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू BB। तो BA माइनस BB आया आपके पास 2 वोल्ट। मतलब ये हुआ इस कैपेसिटर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 वोल्ट मिल गया। तो Q इज इक्वल टू CV, C 4 माइक्रोफैरड और V आपने निकाला 2, तो ये आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम। 8 माइक्रो कूलम हमने आंसर निकाल लिया। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बोला जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम रेस्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। हम जानते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण मोशन करता है। इसका मीन्स ये हुआ कि जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को, जैसे इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, तो उसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, या हम ये कह लें कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल डिक्रीज, यानी ऑप्शन आ गया 3, जो ऑप्शन है डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट, और हमसे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। हमने ये कोई भी एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लिया और इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल दे रखा है वो 100 वोल्ट। आगे हमें बोला जा रहा है 2 स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग दिस, जो हमें दिया गया। पहला स्टेटमेंट है S1 और कह रहे हैं एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ऑब्वियसली S1 ट्रू है क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। S2 स्टेटमेंट बोला जा रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। वास्तव में ये बात भी सही है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसीलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट, और वो वास्तव में सरफेस पर जितना होता है उसी के इक्वल होता है। अब इस 4 ऑप्शन हमें दे रखे। पहला ऑप्शन बोला S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सेकेंड ऑप्शन है बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, ऑब्वियसली ये भी रॉन्ग आंसर है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं S1 इज ट्रू and S2 is also true and S1 is the cause of S2. Correct option. Electric field intensity within the conducting body is 0. That's why electrostatic potential is constant. Option 3 is correct. क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोला जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर टू रीजन्स ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। वास्तव में यही आंसर है। हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उस रीजन में एक दूसरे के पास पास होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से अवे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी वही केस है बच्चों। आप जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, यानी डेंसिटी किसी रीजन में ज़्यादा होती है कहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 correct option. Question number 9. We are given 2 spheres A and B of respective radii R and 2R. Charge on sphere A is Q and charge on sphere B is 3Q. और इसके बाद इन दोनों स्फीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया ये, और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद हमसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन को पढ़ने से हमें साफ लग रहा है, हमें ये देखना है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। तो पहले यही डिसाइड कर लेते हैं कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। हम देख रहे हैं इसका जो पोटेंशियल होगा कनेक्ट करने से पहले वो आ जाएगा VA = KQ/R, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो आएगा KQ, यानी K मल्टीप्लाइड बाई उस पर जो चार्ज है तो वो K × 3Q, और रेडियस है इसका 2R। तो हम देख रहे हैं कि B जो आपको मिला वो 3/2BA, KQ/R की जगह BA लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ BB इज ग्रेटर देन VA, BB
इज ग्रेटर देन बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज़्यादा है। कब? दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट करने से पहले। कॉन्सेप्ट कहता है चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो होता है? जब तक कि दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इसका मीन्स ये हुआ कि भाई चार्ज बी स्फीयर से ए स्फीयर की तरफ फ्लो हो। अब इन्होंने ऑप्शंस पे हमें बोल रखा है कि भाई इतना चार्ज फ्लो। तो जब इतना चार्ज फ्लो होगा तो हमें पहले देखना होगा कि भाई कितना चार्ज फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम बी स्फीयर पर कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज आ जाता है, वो चार्ज और इस चार्ज में डिफरेंस निकालें, उतना ही चार्ज बी स्फीयर से ए स्फीयर की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो मान लेते हैं, देखो भाई कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज है क्यू ए और इस पर चार्ज है क्यू बी। तो अभी जैसे कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया, पोटेंशियल विल बी इक्वल। कब? कनेक्ट करने के बाद। तो ध्यान दीजिए भाई, पोटेंशियल के और क्यू ए अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन 2r। के आर कैंसिल, यानी क्यू ए अपॉन क्यू बी आ गया 1/2। आगे देखें, हम देख रहे हैं दोनों पर कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज जो है वो है Q प्लस 3Q यानी 4Q, और चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर QA रेशो QB आएगा 1:2। तो हम QB निकाल लें, QB आएगा 2/3 यानी 2 और डिवाइडेड बाई दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाई 4Q। तो ये आ गया हमारे पास 8Q/3। चार्ज डिफरेंस देख लें, तो चार्ज डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 3Q माइनस यानी 3Q माइनस 8Q/3। तो ये हमें मिला Q/3। इसका मीन्स ये हुआ कि कनेक्ट करने के बाद Q/3 चार्ज स्फीयर बी से स्फीयर ए की तरफ फ्लो होगा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A एंड -8Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब। क्यूब के सेंटर का मतलब है बच्चों, जो क्यूब्स के बॉडी डायगोनल्स होते हैं, आप जानते हैं क्यूब्स के 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। तो जहाँ पर क्यूब के 4 बॉडी डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्यूब का सेंटर कहलाता है। तो -8Q चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर रख दिया गया है। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि कोई भी एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करते हैं और उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर और क्यूब का सेंटर एक ही पॉइंट पर है, यानी जो क्यूब का सेंटर है वही इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है, और स्फीयर का रेडियस a दे रखा। विजुलाइज करते हैं और समझते हैं। हम जानते हैं कि क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है उसका लेंथ a√3 होगा, यानी लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। आप जानते हैं √L² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ पर L और B और C तीनों ही एक इक्वल है, तो A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर यानी A√3 आ जाएगा। और क्यूब के सेंटर से क्यूब के वर्टेक्स का डिस्टेंस विजुलाइज करते जाइएगा। क्यूब के सेंटर से क्यूब के किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस इस डिस्टेंस का आधा होगा, यानी ये हाफ ऑफ
A√3 आ जाएगा A√3/2। तो ये A और √3 का वैल्यू 1.732/2, यानी ये आ जाएगा A, और हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.86 के लगभग। इसका मतलब ये हुआ, हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस है ये देखना कि भाई जो स्फेरिकल सरफेस इन्होंने बोला है उसके अंदर क्या क्यूब के सेंटर पर जो चार्ज रखा है वही आएगा, या जो क्यूब के वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं वो भी इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर आ पाएगा या नहीं। तो हम जो देख रहे हैं क्यूब का जो डायगोनल का हाफ है वो आ गया ये 0.86a, और जो स्फेरिकल सरफेस हमें दिया गया है उसका रेडियस इन्होंने हमें दिया है a। मतलब ये हुआ रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज ग्रेटर देन दिस हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। इसका मीन्स ये हुआ कि सभी चार्जेज हैं जो क्यूब के सेंटर पर रखा गया है -8q चार्ज वो, और वो चार्जेज जो क्यूब के वर्टेक्स पर रखे गए हैं वो सब के सब इस स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ स्फीयर के अंदर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो प्लस 8q इसलिए क्योंकि सभी वर्टेक्स पर इक्वल चार्जेज q और q रखे गए हैं। तो क्यूब के 8 वर्टेक्स यानी 8q चार्ज प्लस का, और -8q चार्ज क्यूब के सेंटर पर या स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं टोटल चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस इज 8q, यानी ये टोटल चार्ज आ जाएगा 8q -8q यानी 0। और आप जानते हैं क्लोइड सरफेस से फ्लक्स होता है E.ds का इंटीग्रेशन और Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q टोटल 0, तो फ्लक्स आ गया 0, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें कोई भी एक डाइपोल दिया गया है और डाइपोल का सेंटर यह है O, और यहां से R डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर कोई चार्ज Q है और R डिस्टेंस ये दिया गया है और इस पर फोर्स है F, यानी ये गिवन है। अब हमसे कह रहे हैं कि इतने ही डिस्टेंस पर, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इतने ही डिस्टेंस पर लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज Q/2 है और इस पर इन्होंने फोर्स हमसे पूछा है। ध्यान दें इस पॉइंट पर, यानी ये लेट A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता है उसका रेशो, यानी हम ये कहें कि अगर हम EA/EB निकालें तो ये 2 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एक्सियल पॉइंट इज डबल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट if the distance of both the points is equal r। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो फोर्स निकालेंगे जिसे हमने कह दिया FA, वो QEA के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो चार्ज रखा है Q/2 उस पर जो फोर्स होगा वो EQ/2 EB के इक्वल। हमें FB/FA देख लेना है, तो आप देख रहे हैं ये आएगा QEB/2QEA। Q से Q कैंसिल, और यहाँ से अगर हम EB/FA
ई ए निकालेंगे तो वो 1/2 आएगा। तो ये 1/2 पहले से ही और ई बी अपॉन ई ए भी 1/2 आ जाएगा, यानी ये 1/4 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि एफ बी यानी यहाँ पर जो Q/2 चार्ज रखा है उस पर फोर्स आ जाएगा एफ ए अपॉन 4 और एफ ए हमें एफ दे रखा है तो एफ ए अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन इनफाइनाइट स्पेस, और कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है Q जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, और हमसे कहा जा रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी काफी समय के बाद द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है। लेट दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने मान लिया। बोला ही जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट स्पेस में है। तो अब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है Q, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण फील्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ऐसे टर्न अप होता चला जाएगा, और ऑब्वियसली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगेगा। शुरुआत में इसका मोशन एक पैराबोलिक पाथ में होगा, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बोला गया वर्ड यूज किया गया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन बोला जा रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द फील्ड डायरेक्शन इफ Q इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये हुआ अगर कैपिटल Q का वैल्यू 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो फील्ड डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। बाकी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 13 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें 2 डाइपोल दिए गए हैं। मान लिया एक डाइपोल ये है और इसका जो चार्ज हमने मान लिया माइनस का Q1 और ये प्लस का Q1। डाइपोल मोमेंट P1। बोला ये जा रहा है कि दोनों डाइपोल्स के एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये हुआ दूसरा डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा गया है। ये मान लिया ये प्लस का Q2 और ये माइनस का Q2 और ये सेंटर, और इसका डाइपोल मोमेंट मान लिया हमने P2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने R दिया है, कैपिटल R दिया है इन्होंने। आप देखिए इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की तरफ यानी इधर की तरफ, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस डाइपोल के कारण उसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, यानी ये मैं E1 का मतलब इस वन डाइपोल के कारण इस तरीके से, क्योंकि ये डाइपोल का जो सेंटर है वो इस डाइपोल के एक्सिस पर लोकेटेड है, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ यानी P2, यानी इसकी डाइपोल डायरेक्शन दिस वन P2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसका डाइपोल मोमेंट P2 के बीच का एंगल हो गया 90, यानी ये थीटा हो गया 90। तो हम कह सकते हैं कि इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस का P2 E1 cos थीटा और थीटा 90 यानी 0। और आप जानते हैं कि जब इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और F आपको पता है माइनस का du अपॉन dr, क्योंकि u ही 0 आ गया तो फोर्स आ गया 0। हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है
और ये Q और ये Q चार्ज, ये -Q2 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 चार्ज अरेंज किए गए हैं। इस वर्टेक्स से इस पॉइंट P का डिस्टेंस A है और ये हमें साथ में 27 Q1 इजिकल टू 125 Q2 हमें गिवन है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2A गिवन है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम आमने सामने वाले डायगोनल्स को मिला, वर्टेक्स को मिला दें तो ये हमें, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब हमें इस तरीके से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते हैं। और क्योंकि ये हमें 2A दिया है और ये इसका सेंटर है तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का A और यहाँ से यहाँ तक A, क्योंकि ये सब ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि जो रेगुलर हेक्सागन है उसका साइड A है, यानी ये भी A हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को आसान बना सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं -Q2 प्लस Q2, यानी एक डायपोल की तरह भी तो लग सकता है। वैसे ही प्लस Q1 माइनस Q1, यानी दिस और दिस इक्वल बट अपोजिट, दिस और दिस इक्वल बट अपोजिट। तो हम यहाँ से इसको मिला दिए ये इस तरीके से और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर मिला। हम देखना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। इसको मैंने A दिखा दिया, इसको B दिखा दिया। देखिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो अभी हम देख ही रहे थे और ये A के इक्वल है, तो ये एंगल 60 का हो जाएगा। और बच्चों ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो मिलेगा वो A cos 60 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी ये और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया A/2 और ये यहाँ से यहाँ तक A, तो मैं कह सकता हूँ BP हो जाएगा हमारे पास A प्लस A/2 यानी 3A/2। वैसे ही क्योंकि यहाँ से यहाँ तक A है और ये यहाँ से यहाँ तक A/2, क्योंकि ये भी तो 60 का ही एंगल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी A/2 ही हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये A प्लस A यानी 2A और ये A/2 और ऐड कर दें तो AP आएगा हमारे पास 2A प्लस A/2 यानी 5A/2। अब हम आगे देख लेते हैं। मान लिया ये हम एक डाइपोल की तरह ही मान लेते हैं और इसका डाइपोल मोमेंट हमने P2 मान लिया और ये दूसरा डाइपोल मान लेते हैं और इसका डाइपोल मोमेंट हमने P1 मान लिया। तो हम देख रहे हैं कि इस P1 डाइपोल मोमेंट वाला जो डाइपोल है उसका डिस्टेंस यहाँ P पॉइंट से 5A/2 और ये P2 डाइपोल मोमेंट वाला जो डाइपोल है उसका डिस्टेंस पॉइंट P से 3A/2 और ये पॉइंट P दोनों डाइपोल्स के इक्वेटोरियल पॉइंट पर लोकेट हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई जो इसके कारण, यानी अगर इसके कारण यहाँ पर और इसके कारण यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और यहाँ जो इन्होंने चार्ज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लें और ये वाला चार्ज और इस वाले चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, सबका वेक्टर सम कर दें, आंसर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वो मान लिया हमने E1 और वो आएगा आपके पास 1/4πε0 P1 अपॉन ये AP का Q और ये जो डिस्टेंस आएगा आप देख रहे हैं, मान लिया हमने ये जो डिस्टेंस आएगा, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे तो मैं इधर लिख देता हूं, ये आएगा A sin 60, क्योंकि ये 60 है
तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक a sin 60 यानी a√3/2। वैसे ये भी a sin 60, तो ये जो आ जाएगा दोनों डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस a√3 और चार्ज है q1, तो हम p1 कह सकते हैं। p1 आ जाएगा a√3q1। वैसे यहां से अगर हम p2 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस भी आपके पास a√3 ही है, तो ये आ जाएगा a√3q2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं इसकी जगह k वर्ड यूज कर लेता हूं, और p1 आप देख रहे हैं a√3q1 और AP आप देख रहे हैं 5a/2 यानी 125a क्यूब, और 2 का क्यूब यानी 8 ऊपर पहुंच जाएगा। और ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे हैं भाई इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये है हमारे पास डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, यानी इस E1 की डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ। वैसे ही अगर मैं इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानता हूँ, तो इस वाले सिस्टम का डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, नीचे की तरफ बोर्ड के प्लेन में, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगा ऊपर की तरफ, यानी E2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, E1 का डायरेक्शन नीचे की तरफ। वैसे ही अगर हम E2 देखेंगे तो वो आ जाएगा K 1/4πε0 को मैंने K लिख लिया, और P2 का मतलब है a√3q2 अपॉन ये BP का क्यूब, और BP है आपके पास 3a/2 यानी ये आएगा 27a³/8। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या E1 और E2 आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट तो है, वो देख ही लिए। तो हम अगर देख लें कि भाई इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा E1 और E2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैंने देख लिया भाई E1/E2 हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं K से K कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, नीचे a³ से a³ कैंसिल। तो हमें यहाँ पर मिलेगा Q1/125 और यहाँ पर मिलेगा Q2/27। तो 27 ऊपर पहुंच जाएगा और Q2 नीचे। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, जो हमें Q1/Q2 का रेशो हमें मिलता है 120। Q1 देखो ये 27/125 मैंने ये लिख लिया, 27/125, और Q1/Q2 का रेशो है 125/27, यानी ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, रेशो 1 आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि भाई E1 और E2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और डायरेक्शन में हम देख ही रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब E1 और E2 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसका मीन्स ये हुआ। अब मैं इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेता हूँ। इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E = 1/4πε0 की जगह हम K लिख रहे हैं, KQ/A², और इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ/3a। ये यहाँ से यहाँ तक 2a और ये a, 3a का स्क्वायर यानी 9a²। तो हम देखते हैं KQ/A² कॉमन, तो ये आ जाएगा 10/9 KQ/A²। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आ रहा है 1, 10/9 KQ/A²। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये एक फिगर दिया गया है, और चारों कैपेसिटर जो दिए हैं उन सभी का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है। ये
2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमें वी ए का वैल्यू दिया गया है ये 5 वोल्ट और वी बी दिया गया है 2 वोल्ट। हमसे बोला जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए चारों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट इस सर्कमफ्रेंस पर टच है और सर्कमफ्रेंस के सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, चाहे वो पॉइंट बी हो या कोई और चारों कैपेसिटर्स के अदर प्लेट्स पॉइंट ए से कनेक्टेड है। बहुत कॉमन सेंस की बात हो गई। चारों कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम, कितना, बी ए माइनस बी बी, यानी 3 वोल्ट के इक्वल। तो बी ए माइनस बी बी हमें 5 माइनस 2 यानी 3 वोल्ट के इक्वल दिया गया है। तो अब चारों कैपेसिटर्स के प्लेट्स पर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली चारों कैपेसिटर पैरेलल में ही हो गए, यानी हम इनको कुछ ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया। आप देख रहे हैं चारों कैपेसिटर्स पैरेलल में, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और सभी 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 यानी 8 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल डिफरेंस सब पर इक्वल। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वही Q इक्वल टू CV C2 और V है आपके पास 3 यानी 6 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो आंसर हो गया 8 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 6 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा जा रहा है वी आर गिविंग 2 इक्वल मासेस 20 ग्राम ईच और दोनों पर चार्ज भी इक्वल है 1 माइक्रोकूलम और दोनों को एक रफ सरफेस पर रख दिया गया है और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। अब हमसे ये कह रहा है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी। ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है, लाइक चार्जेज है, इसलिए रिपल्शन होगा और ऑब्वियसली ये रिपल्सन इस जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके इक्वल हो जाए, यानी ये रिपल्सिव फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे दे विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब ये हुआ F इक्वल टू स्मॉल f। F आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के इक्वल और ये आ जाएगा म्यू एम जी के इक्वल। तो यहाँ से हम R स्क्वायर निकालेंगे तो ये R स्क्वायर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q स्क्वायर अपॉन म्यू एम जी। तो R आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन म्यू एम जी। सभी वैल्यूज हमको गिवन है तो हम यहाँ पर देखो R Q स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर Q और Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर -6 लिख लेता हूँ और ये मैं स्क्वायर रूट के अंदर देखता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9। म्यू का वैल्यू हमें 0.5 दे रखा है, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और मास दिया रखा है हमें 20 ग्राम, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए ये 0.5 और ये 10 यानी ये पॉइंट हट जाएगा तो हमें यहाँ से मिला ये तो 10 टू द पावर -6 है ही और ये 9 और ये आप देख रहे हैं 9 और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई यहाँ 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 100 यानी ये मिल गया हमको
तो r हमें मिल जाएगा 10 टू दी पावर -6 और ये 10 टू दी पावर 12 का 10 टू दी पावर 6, 9 का ये 3 और 100 का 10, तो हमें मिलेगा 0.3 मीटर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट, मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको बोला जा रहा है 2 चार्जेज है Q1 और Q2। Q1 को रखा है इन्होंने A0 पॉइंट पर, यानी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। Q1 है यहाँ पर A0 और Q2 है यहाँ पर 0A। अब आगे हमसे कह रहे हैं द फोर्स ऑन Q1, और आंसर देखने से हमें लग रहा है कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है। फोर्स ऑन Q1 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, तो ऑब्वियसली इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और आप देख रहे हैं क्योंकि ये रिपल्सन है इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो हम कहेंगे OA वेक्टर होगा AJ कैप और OB वेक्टर आएगा AI कैप, और हमें यहाँ निकालना होगा AB वेक्टर जो आएगा OB माइनस OA, तो AB वेक्टर आ जाएगा OB यानी AI कैप माइनस AJ कैप। AB वेक्टर को मैंने R वेक्टर मान लिया, तो A कॉमन I कैप माइनस का J कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा A स्क्वायर रूट 2। फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब का मतलब A क्यूब और 2√2 और वेक्टर R वेक्टर का मतलब A और ये I माइनस J। तो यहाँ से हमें ये फोर्स मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये A स्क्वायर टाइम्स 2√2 I कैप माइनस का। ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये √2 को इधर कर दिया है इन्होंने, और ये Q1 Q2 अपॉन 2A स्क्वायर और ये I अपॉन √2 माइनस का J अपॉन √2। ऑप्शन हम देख रहे हैं 4, ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 18 में हमसे कहा जा रहा है कोई भी एक सेमी सर्कुलर आर्क दिया गया है और उस सेमी सर्कुलर आर्क पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर हमें एक चार्ज Q रख दिया गया है, और इस आर्क का यानी सेमी सर्कल का रेडियस कैपिटल R है, और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इस चार्ज को स्टेशनरी रखने के लिए इस पर कितना फोर्स हमें अप्लाई करना होगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क इस सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और हम कह सकते हैं कि ये चार्ज इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज Q पर कोई फोर्स लगेगा, इसलिए ये मोशन में आ जाएगा। लेकिन हमें इसे मोशन में आने से रोकना है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट उतना ही मैग्नीट्यूड में इक्वल हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। तो हम जानते हैं सेमी सर्कुलर आर्क है या किसी भी आर्क के कारण, कोई भी चार्ज आर्क के कारण उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R और साइन θ/2। थीटा है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, R रेडियस।
तो इस केस में जो हमारा थीटा का वैल्यू है वो ऑब्वियसली 180 है, तो हमें E मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r साइन 180/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1। तो अब हम कहेंगे कि भाई इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो QE के इक्वल, यानी Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। तो ये हमें मिल जाएगा F इजिकल टू लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 19 में हमसे बोला जा रहा है देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन पर कूलम। आगे कह रहे हैं हमसे द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, यानी कि जो कर्व दे रखा है वो एक सर्किल दिया गया है और इस सर्किल के सेंटर 0 0 होता है और रेडियस r होता है। तो इस सर्किल का सेंटर 0 0 कहें और रेडियस r, और ये सर्किल XY प्लेन में है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो XY प्लेन में है उसके जो परपेंडिकुलर होगा यानी नॉर्मल होगा वो Z एक्सिस होगा। मतलब ये हुआ नॉर्मल Z एक्सिस। और हम फ्लक्स जानते हैं, फ्लक्स होता है E डॉट A। मतलब ये हुआ जो R है रेडियस, यहाँ R कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल r है, तो r रेडियस है यानी इस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में हम उसे लिखेंगे A इक्वल टू पाई r स्क्वायर k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये है, एरिया ये है, तो बहुत कॉमन सेंस का बात है, जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई r स्क्वायर यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर E एंड वेक्टर A। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन 2 करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 20 में हमें 3 चार्जेस दे रखे हैं, Q चार्ज, माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज। प्लस माइनस प्लस मैंने समझाने के पर्पज से इनको रेस्पेक्टिवली A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पर दिखा दिया है, लेकिन A पॉइंट और B पॉइंट और C पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें गिवन है। ये माइनस i प्लस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के और i प्लस जे माइनस के। ओरिजिन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं दिस वन प्लस चार्ज, दिस वन प्लस चार्ज, दिस वन माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अवे फ्रॉम द चार्ज यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो AO डायरेक्शन में, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन। मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 से दिखा रहा हूं, इसको E2 से दिखा रहा हूं और इसको हम E3 से दिखा रहे हैं। तो हम कहेंगे E1 है AO डायरेक्शन में और E2 OB डायरेक्शन में और E3 आप देख रहे हैं CO डायरेक्शन।
और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। बाय द वे हमसे इस पॉइंट O पर यानी ओरिजिन पर इन सभी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका x कंपोनेंट पूछा जा रहा है। बहुत आसान हो गया। हम क्या करें, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाल लें चार्जेस के कारण और उसका वेक्टर सम ले लें और उसका x कंपोनेंट देख लेंगे। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर जो AO वेक्टर है वो AO वेक्टर आएगा, आप देख रहे हैं AO इक्वल होगा O, AO का मतलब है इक्वल होगा माइनस का OA के इक्वल, और OA हमें ये दिया गया है माइनस का ये आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और ओ बी वेक्टर तो जो है वही रहेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, और सी ओ वेक्टर जो होगा वो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। देख लेते हैं भाई, E1 जो आएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर का मतलब है जो वेक्टर्स हैं ये ओ ए ओ बी या ए ओ बी सी ओ, इन सबका मैग्नीट्यूड। तो आप देख लें इन सबका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3 का क्यूब यानी 3 रूट 3, और यहाँ आएगा आर वेक्टर का मतलब है दिस वेक्टर, लेकिन क्योंकि हमसे x कंपोनेंट ही पूछा जा रहा है तो हम सीधा x कंपोनेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये आ जाएगा आई के माइनस माइनस प्लस, और ध्यान दीजिए बच्चों E2 आ जाएगा इसके कारण, यानी तो वो के क्यू अपॉन 3 रूट 3, और ये आएगा वही आई कैप, और E3 आ जाएगा आप देख रहे हैं के क्यू अपॉन 3 रूट 3, और ये आएगा माइनस का आई कैप। और देख लें हम इन तीनों का ऐड कर दें तो आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड में ये तीनों इक्वल है, लेकिन हम देख रहे हैं ये प्लस का आई कैप है, ये प्लस का आई कैप के साथ है, ये माइनस का आई कैप के साथ है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, में के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, और क्यू अपॉन 3 रूट 3 आई कैप एक्स कंपोनेंट को ही दिखा रहा है, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 3 रूट 3। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 21 में हमको बोला जा रहा है 3 चार्जेज आर गिवन क्यू क्यू क्यू, और उनको एक्स एक्सिस के अलाउंग रख दिया गया है। एक चार्ज को ओरिजिन पर, एक को एक्स इक्वल टू माइनस ए पर, और एक को एक्स इक्वल टू प्लस ए पर। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, निकाला जाता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं तो उन चार्जेस के बीच में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस और इस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस और इस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस और इस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन चार्जेस के बीच में, इन पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में और इस पेयर ऑफ चार्जेस के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए भाई U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। तो हम देख रहे हैं इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं।
1/4πε0 सभी में कॉमन ही आ जाएगा, तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा Q इंटू क्यू यानी Q²/A। दिस और दिस के बीच पोटेंशियल एनर्जी ये भी आ जाएगा Q²/A, और दिस एंड दिस के बीच पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगा Q²/2A। U is equal to 1/4πε0 Q²/A कॉमन 1 + 1 + 1/2, तो ये Q²/4πε0A 2 + 1/2 यानी 5/2, तो ये हमें मिला 5/2। तो आंसर आ गया 1/4πε0 5Q²/2A। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला जा रहा है ओरिजिन पर एक प्रोटॉन को फीड कर दिया गया है और दूसरा प्रोटॉन जो ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है उसको वहां से रिलीज कर दिया गया, और पूछा जा रहा है इस प्रोटॉन का जो कि रिलीज किया गया उसका जब वो इनफाइनाइट पर पहुंचेगा तो स्पीड कितना होगा। अब बच्चे इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन लग रहा है। जब हम इसको रिलीज करेंगे तो रिपल्सन के कारण ये इसको इधर पुश करेगा और ये चलता चला जाएगा, और इनफाइनाइट पर जब पहुंचेगा तो कितना इसके पास स्पीड होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब ये हुआ जितना इस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो सब का सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। या हम ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे कह रहे हैं कि हम यहाँ वी आर गोइंग टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हियर it is having only and only potential energy because it is released from rest, that's why its kinetic energy is 0, and when it will reach at infinite, तो जब infinite पर पहुंचेगा वहां पर इसका potential energy 0 होगा, जो भी होगा इसके पास kinetic energy। तो we are going to apply energy conservation law, यानी यहाँ पर इसके पास जितना भी potential energy है और वो है 1/4πε0 Q1 Q2/R अपॉन R, और ये हो जाएगा 1/2 mv²। तो आंसर आ जाएगा v² = 2e²/4πε0 mr, और v आ जाएगा √2e²/4πε0 mr। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इधर लिख देता हूं मैं, ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 23 में कहते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और उसका वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर आई कैप। इसलिए हमने कह दिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है जो कि यूनिफॉर्म है। अब इनका कहना है ए नेगेटिव चार्ज मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। आगे बोलते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इंक्रीज डिक्रीज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए इनिशियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था, ये मैंने I फॉर इनिशियल, और ये कुछ टाइम बाद इधर यानी यहाँ आ गया और ये मैं F फाइनल लिखा। और वैसे चार्ज नेगेटिव है तो इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और मान लेंगे भाई ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्प्लेस्ड हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो QE यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 है यानी cos 0। आप जानते हैं
वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू एक्स, एफ क्यू ई और थीटा 0। मतलब ये हुआ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव। अब मैं ये आई और एफ पॉइंट के बीच पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करना चाहता हूं, तो हम यहां कहेंगे के आई प्लस यू आई पोटेंशियल एनर्जी यू आई और के एफ प्लस यू एफ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल, ये आएगा के आई माइनस के एफ और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस का डेल्टा के। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू, डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब डब्ल्यू पॉजिटिव यानी ये हमको नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा तब तो क्लियर हो ही गया कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज decreases if it moves in a constant electric field in a direction opposite to the electric field. Option 2 correct. क्वेश्चन 24 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें कुछ ऑप्शंस जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ही होते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा जा रहा है फॉर ए डाइपोल प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस विद सेंटर एट ओरिजिन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर बाइजेक्ट प्लेन, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है फॉर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल इक्वली स्पेस्ड प्लेन्स, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है फॉर ए लॉन्ग लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेन पैरेलल टू सिलिंड्रिकल एक्सिस, ये गलत है क्योंकि फॉर ए लॉन्ग लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉट प्लेन बट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर cylinders and all these cylinders are having common axis, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और एक्स या वाई एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी, ए के कोऑर्डिनेट 220 और बी के कोऑर्डिनेट 110, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहे हैं और हमसे बोला जा रहा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। वास्तव में हमें VA माइनस BB फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट स्लोली पॉइंट A से पॉइंट B तक लाता है और ऐसा करने में उसे वट एवर वर्क इज डन, वही वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दोबारा समझ लें, इफ एन एक्सटर्नल एजेंट brings a unit positive test charge from point A to point B slowly, then whatever work is done, that is called potential difference between A and B. हम यहाँ पर सबसे पहले वर्क डन ही निकालते हैं और वर्क डन हम जानते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाना है वो A से B तक, तो हमारा A इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट, तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में यू बी माइनस यू ए।
हम ये भी जानते हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो और एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है वो दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके कारण जो वर्क डन होगा वो यू ए माइनस का यू। तो हम पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ई है जो गिवन ही है, और हम ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी आर हमने मान लिया इसको, और ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, या सिंपली मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ओ बी यानी दिस माइनस दिस, तो ये आएगा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी आप जानते हैं क्यू ई, क्योंकि हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना है, क्यू का वैल्यू 1, तो हम कहेंगे ये, और ये है वही 3i कैप प्लस 3j कैप। तो अगर मैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड आउट करूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन फाइंड आउट करूं, तो ये आएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आ जाएगा आपके पास एक तरीके से एफ ई डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी दिस और दिस का डॉट प्रोडक्ट, और ये आएगा माइनस का 3 माइनस 3 यानी माइनस का 6 जूल। तो हम कहेंगे एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्क डन आ जाएगा, आप देख रहे हैं वो आ जाएगा प्लस का 6 जूल, और हमें जो निकाला गया है वो ये कि यू बी माइनस यू ए इक्वल टू 6 जूल, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन 6 जूल आया। हम यहाँ लिखेंगे Q और ये बी बी माइनस बी ए इक्वल टू 6, Q का वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क डन, तो ये बी बी माइनस बी ए आ जाएगा 6 वोल्ट, या हम कहें वी ए माइनस बी बी आ जाएगा माइनस का 6 वोल्ट। बाय द वे इस क्वेश्चन था क्वेश्चन 26 में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, और इनका कहना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है और दूसरे पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें फाइंड करना है। और कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें दे रखा है 0.1 माइक्रोफैराड। देखिए चार्जेज अलग अलग है, तो स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लेट के कारण और इस प्लेट के कारण डिफरेंट होगा, और दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा, अगर हम इसको E1 कह दें और इसको E2 कह दें, तो हम कहेंगे E2 माइनस E1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट, सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट, तो ये E हमें मिलेगा Q2 अपॉन A और 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 अपॉन A और 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E आ जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस हमें दिया गया है, तो C यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यहाँ से D मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन C, और हमसे बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E D। E का वैल्यू
Q2 माइनस Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट और D का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन C, A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q2 2 माइक्रोकूलम, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस Q1 1 माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर माइनस 6 टू C 0.1 माइक्रोफैरड, तो V आ जाएगा 10 अपॉन 2 यानी 5 वोल्ट। तो हम देखते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 27 में हमें फिगर दी गई है और A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। और दिस एंड दिस आर इन सीरीज, दिस एंड दिस सीरीज में, तो ये और ये सीरीज में और ये सीरीज में, तो हम देखेंगे इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 2C इंटू C अपॉन 3C यानी 2C अपॉन 3। किसका? इसका और इसका और इसका और इसका भी। तो इन दोनों को हम एक कैपेसिटर दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, और ये हमारे पास ये मिड कैपेसिटर और वैसे ही ये हमारे पास उधर राइट साइड का कैपेसिटर, ये 2C अपॉन 3 और ये C और ये 2C अपॉन 3, A और B सब हम देख ही रहे हैं। तीनों कैपेसिटर्स नाउ आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C अपॉन 3 प्लस 2C अपॉन 3 प्लस C यानी 4C अपॉन 3 प्लस C यानी C इक्विवेलेंट आ जाएगा 7 अपॉन 3C 2। आफ्टर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 28 में हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो सर्कुलर हैं और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 25 सेंटीमीटर दिया गया है। 5 वोल्ट की बैटरी से फुल्ली चार्ज किया गया और बोला जा रहा है एनर्जी डेंसिटी। तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी आपको पता है U इक्वल टू 1/2 CV² और हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी, मतलब ये हुआ एनर्जी डेंसिटी का मीन्स है यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1/2 CV² और ये वॉल्यूम। तो हम कहेंगे C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और ये V² और ये 2 और वॉल्यूम A इंटू D, A से A कैंसिल, तो हमें मिला एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन 2D²। हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 V 5 वोल्ट दिया गया है यानी 25 अपॉन 2 और D दिया गया है 25 सेंटीमीटर, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है यानी 25 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4, 25 कैंसिल, नीचे आएगा ये 50, तो हमें मिल जाएगा ये 8.85 अपॉन 5 और ये 10 टू दी पावर माइनस 12 और ये प्लस का 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमें मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.77 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 जूल पर मीटर क्यूब, 1.77 नैनो जूल पर मीटर क्यूब। ऑप्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 29 बोला जा रहा है द ग्राफ बिटवीन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर एट कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर हम आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए पोटेंशियल का बात करें तो V इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर, क्यू चार्ज ऑफ दैट कंडक्टर एंड आर रेडियस। तो यहां से क्यू निकलेगा वी आर अपॉन के का मतलब आप जानते ही हैं 1/4πε0, और चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू की जगह हम लिख सकते हैं वी आर अपॉन के, और ये 4πr², आर से आर कैंसिल, तो सिग्मा हमें मिलता है v अपॉन 4πk, और ये 1/r। ब्रैकेट में जो भी इनबॉर्ड है वो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब ये हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रेडियस में जो ग्राफ होगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला जा रहा है कि हमें कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है और इसे बैटरी से चार्ज कर दिया गया है, और चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दिया गया। हम जानते हैं कि जब भी किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करके बैटरी को रिमूव कर दिया जाता है तो वॉट एवर चार्ज हैज बीन स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी Q कांस्टेंट। अब हमसे कह रहे हैं कि जब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया, यानी कंक्लूजन निकल गया Q कांस्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया, प्लेट सेपरेशन को डबल कर दिया। कहा जा रहा है नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड एंड द कंप्लीट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। तो हम कहेंगे C = A/K∁0/d। कब? जब हमने कंप्लीट स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से फिल कर दिया। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो स्पेस है वो अब डबल कर दिया गया। मतलब पहले कैपेसिटेंस था A∁0/d। अब हम कह सकते हैं कि नाउ अब जो कैपेसिटेंस है, पहले वाले कैपेसिटेंस को हम C0 से दिखा दे रहे हैं, और अब जो कैपेसिटेंस हो गया वो A/K∁0/2d कहा जाएगा। K की वैल्यू 2 दे रखा है इन्होंने, तो A/2ε0/2d, यानी कैपेसिटेंस वही रहा, कैपेसिटेंस पर कोई भी चेंज नहीं आया। रीजन आप देख ही रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, और साथ पे सेपरेशन भी डबल कर दिया गया। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए, तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कैपेसिटेंस के बारे में बात की गई है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं U = होता है Q²/2C। चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि उतना ही रहा, यानी पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन होना चाहिए 2, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ रिमेन्स सेम। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फिगर दे रखा है और स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि एक बल्ब और एक कैपेसिटर, एक बैटरी और स्विच के साथ एज शोन इन फिगर कनेक्ट कर दी गई। जो फिगर न्यूमेरिकल में दिया गया है वहां पर बैटरी को नहीं दिखाया गया है, लेकिन स्टेटमेंट में बोला गया है कि बैटरी को यूज किया गया। अब इनका कहना है, इसके बेस पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है द बल्ब विल लाइट अप फॉर एन इंस्टेंट व्हेन द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। देखिए, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे, यानी t = 0 पर, एट t = 0, हम जानते हैं कि कैपेसिटर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस एंड व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मोमेंट पर इसको हम क्लोज कर देंगे सर इस स्विच को, तो बल्ब से होके करंट फ्लो होगा, और जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस मोमेंट पर या उसके बाद कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर
करने लगेगा। तो इन सभी के बेसिस पर हम ऑप्शन 1 कह सकते हैं। ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है द बल्ब विल लाइट अप फॉर एन इंस्टेंट व्हेन द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। स्टार्ट चार्जिंग का मतलब जिस मोमेंट पर हमने सर्किट को क्लोज किया। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है द बल्ब विल लाइट अप व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। ऑब्वियसली फुल्ली चार्ज पर तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो सर्किट जब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी वो ऑप्शन हो नहीं सकता। The bulb will not light up at all, obviously थर्ड भी सही नहीं है। The bulb will light up and go off at regular intervals, तो obviously option 1 is best option, या हम कह लें भाई option 1 is correct। क्वेश्चन 32 में हमें ये फिगर दिया गया है, x और y के बीच में 60 वोल्ट अप्लाई किया गया है और इस n और n के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने हमसे पूछा। फिगर देखने से क्लियर है 2C, C एंड 2C सीरीज में है और ये तीनों जो सीरीज में है वो इसके साथ पैरेलल में, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 60 वोल्ट दिस और दिस के बीच पर अप्लाई किया गया है। मैं अलग से बना देता हूँ 2C, C और ये 2C, यानी यहाँ पर ये कह दीजिए आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 60 वोल्ट अप्लाई किया गया, ऐसे हम कह सकते हैं। ये 2C है, ये C है और ये 2C है। ये पॉइंट M कह लीजिए, ये पॉइंट N कह लीजिए। सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर दिया है, तो हमें इस M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। तीनों आप देख रहे हैं सीरीज में है। सीरीज में हम जानते हैं चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, यानी Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो हम कहेंगे V1 रेशो V2 रेशो V3 आ जाएगा 1/2C, 1/C और 1/2C। मीन्स ये हुआ 1, 2 और 1। 60 वोल्ट को 1 to 1 के रेशो में डिवाइड करना है, लेकिन हमें केवल M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। B2 चाहिए कहने का मतलब हुआ, तो B2 आएगा। B2 का कंट्रीब्यूटर 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 15, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 30 वोल्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में फिगर दिया गया और बोला जा रहा है इस 4 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर है इस पर कितना चार्ज डिपॉजिट है। देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं और इन दोनों के साथ ये सीरीज में है और बैटरी जिस तरीके से कनेक्ट किया गया है हम सर्किट को इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। ये और ये पैरेलल में मैंने दिखा दिया इधर, ये इस तरीके से, और ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड यहाँ दिखा दिया और बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। 6 बैटरी है 12 वोल्ट का और ये 6 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिए हमसे इस पर चार्ज पूछा जा रहा है, दोनों पैरेलल में, टोटल कैपेसिटेंस इन दोनों का 6, यानी 6 इसका 6 इसका, तो जो 12 वोल्ट है वो ऑब्वियसली इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 6 वोल्ट और दिस पॉइंट के बीच में 6 वोल्ट, मतलब ये हुआ 4 माइक्रोफैरड पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एपियर होगा। तो चार्ज आप जानते हैं Q इक्वल टू CV, C का वैल्यू 4 और इस 4 वोल्ट जो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस आया 6, तो हम कहेंगे 24 माइक्रो कूलम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन 3। क्वेश्चन 34 में हमें ये फिगर दिया गया है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है। समझिए हम देख रहे हैं कि दिस वन, ये सब जो मैंने सर्किल में इंक्लूड कर रहा हूं ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं, ये और ये
पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो एक सर्किल में हमने इंक्लूड किया है इसी का कितना कैपेसिटेंस है वही देख लेते हैं। ये ऐसे बनाया गया है लाइक दिस। देखिए अगर मैं इसका पोटेंशियल V1 मान लूं और इसका पोटेंशियल V2 मान लूं तो मैं देख रहा हूं ये V2 तो ये भी V2 होगा और ये V1 तो ये भी V1 होगा। यानी इस कैपेसिटर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसके भी एंड पर V1 माइनस V2 और इसके भी एंड पर V1 माइनस V2। यानी ये और ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हो गए और सभी का कैपेसिटेंस C के इक्वल है। तो मैं इस पूरे का कैपेसिटेंस यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C कह सकता हूं। तो अब मैं ये बोल सकता हूं जो सर्किल में मैंने इंक्लूड किया है इसका कैपेसिटेंस 3C, इसका भी 3C, इसका भी 3C और इसका भी 3C। तो अब मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि ये एक बैलेंस्ड ह्यूटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। यानी ये कैपेसिटर का कोई भी रोल नहीं होगा। मतलब ये हुआ ये यानी ये 3C और ये 3C दोनों सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में होने के कारण इनका 3C/2, ये और ये सीरीज में इनका 3C/2, दोनों पैरेलल में 3C/2 प्लस 3C/2 यानी 3C। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 3C और ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल फॉर डिस्टेंस d एट शोन इन फिगर। कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q और उसका मास कैपिटल M है और ये रेस्ट से ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करना शुरू करता है। तो ऑब्वियसली जब ये इस कैपिटल D डिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा तो इसके पास जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वर्क डन यानी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगा वही वर्क एनर्जी थ्योरम से, और ये आ जाएगा QED के इक्वल। आगे हमसे कह रहे हैं नाउ जब ये इसको क्रॉस कर जाता है तो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये चार्ज पार्टिकल यानी ये चार्ज पार्टिकल इस फिक्स्ड कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो वो इसके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा वो पूछा जा रहा है। बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये चार्ज पार्टिकल इसके पास चलता चला जाएगा कब तक, जब तक कि ये सब का सब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। मान लीजिए कि ये यहाँ तक आया और रुक गया यानी इस पॉइंट तक पहुँचने तक ये स्मॉल q चार्ज अपना सब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में लूज कर दी। तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस d स्मॉल d डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ऑब्वियसली QED को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन स्मॉल d के इक्वल कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस एंड दिस, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, स्मॉल d हमें निकालना है, वो आ रहा है कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ED। देखते हैं हम ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है इफ ऑन द कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r and capital R a capital Q charge is distributed such that the surface charge density on both the spheres is equal। तो हमसे बोला जा रहा है कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर इस इनर स्फीयर पर चार्ज Q1 है, आउटर स्फीयर पर चार्ज Q2 है। तो हम कहेंगे कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q और साथ में हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर गिवन इक्वल यानी Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर।
Q1 रेशो Q2 आ रहा है R स्क्वायर R स्क्वायर। यहां से हम Q1 Q2 फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 आएगा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर Q, और Q2 आएगा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर Q। हमें इस पॉइंट पर, सेंटर पर, कॉमन सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली दोनों चार्जेस के कारण, दोनों स्फीयर्स के कारण होगा, और ये दोनों स्फीयर के इनसाइड लाई करता है। इनसाइड जो पॉइंट पर आप जानते हैं पोटेंशियल होता है उतना ही जितना कि सरफेस पर होता है। तो पोटेंशियल आ जाएगा K Q1 अपॉन R प्लस K Q2 अपॉन R, यानी कैपिटल R। K कॉमन, K का मतलब 1/4πε0, और यहां से हम Q1 अपॉन स्मॉल r निकालेंगे तो ये आएगा R Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R, यानी Q2 अपॉन कैपिटल R निकालेंगे तो R Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, V 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉमन, तो हमें मिलेगा R प्लस R, और ये Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ऑप्शन देख लेते हैं। Q R प्लस R अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 37 में कहते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस के अराउंड दिया गया है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और कोई भी एक चार्ज है जिस पर चार्ज 10⁻⁻⁶ कूलम और मास 1 ग्राम है, उसको 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया गया एक्स एक्सिस के अराउंड। तो बोला जा रहा है आफ्टर 10 सेकंड व्हाट विल बी दी स्पीड। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस के अराउंड, चार्ज पॉजिटिव, यानी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बाई एक्सिस के अराउंड लगेगा, और फोर्स हो जाएगा QE। तो एक्सीलरेशन अलोंग बाई डायरेक्शन ये आ जाएगा AY = QE अपॉन M, Q 10⁻⁻⁶, E 10⁻³ और मास 1 ग्राम यानी 10⁻⁻3। तो हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड वेलोसिटी दिया गया है वो 10 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कितने भी सेकंड के बाद ये तो उतना ही रहेगा। यानी हम कहते हैं Vx जो रहेगा वो 10 मीटर पर सेकंड, और Uy 0 यानी y डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, तो Vy हम निकाल सकते हैं Uy प्लस का AyT, Uy 0, Ay है हमारे पास 1 और ये 10 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्पीड आ जाएगा स्क्वायर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, यानी V आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी V आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 38 में हमें 2 कैपेसिटर दिए गए हैं, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। दोनों को सेपरेटली 12 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, और फिर दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है इस तरीके से कि एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से। कनेक्ट करने से पहले जो सिस्टम पर टोटल चार्ज है वो देख लेते हैं। Q टोटल ये आएगा 12 × 3, और ये 12 × 6, यानी 12 × 6 माइनस 12 × 3, 12 कॉमन, तो ये 3, 36
माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव प्लेट कनेक्ट किया गया। कनेक्ट करने के बाद और कनेक्ट करने से पहले चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल V है, तो अब कनेक्ट करने के बाद जो टोटल चार्ज होगा वो ये 3 × V प्लस 6 × V, यानी हम कहेंगे 9 × V। दोनों चार्जेज इक्वल हो जाने चाहिए, तो 9V = 36, तो V आ जाएगा 4 वोल्ट, यानी कॉमन पोटेंशियल दैट विल बी 4 वोल्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 39 में हमें फिगर दिया है, सभी कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में है और जो शो किया गया है उतने रेस्पेक्टिव कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं और हमसे P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। देखिए दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, हम कह सकते हैं कि एक हीट स्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस्ड है, यानी इस 5 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है इसका कोई रोल नहीं है। तो आप देख रहे हैं 2 और 2 सीरीज में, दिस 2 एंड दिस 2 सीरीज में, देन पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का 2 माइक्रोफैरड, ये और ये सीरीज में, यानी 1 माइक्रोफैरड, ये और ये सीरीज में 1 माइक्रोफैरड, फिर ये और ये पैरेलल में 2 माइक्रोफैरड, तो ये 2 माइक्रोफैरड बन गया और ये 2 माइक्रोफैरड बन गया जो कि सीरीज में है। तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड सीरीज में, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला गया है कि कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट सेपरेशन D है और प्लेट एरिया कैपिटल A है। उतने ही एरिया का जितना कि प्लेट एरिया है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेकिन थिकनेस 3/4D और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से इस प्लेट्स के बीच में फिल कर दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ C/C0। हमसे बोला जा रहा है रेशियो ऑफ C/C0। C उस समय जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया गया इतने स्पेस में, और C0 इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो C इस समय जो हमें दिख रहा है वो ये A/ε0 डिवाइडेड बाई, आप जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला D - T प्लस T/K। तो C निकलेगा A/ε0 D - T, यानी D - 3D/4 प्लस T का मतलब 3D/4 और K। ये हमें मिलेगा D - 3D/4 यानी D/4, तो ये A/ε0 D/4 प्लस 3D/4 K। तो D/4 कॉमन, तो A/ε0 4 ऊपर पहुंच जाएगा, D इधर लिख लें और ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 3/K। ये A/ε0D उस समय कैपेसिटेंस हो गया जब कोई भी मटेरियल फिल नहीं किया गया है। तो मैं इधर लिख देता हूँ C = C0 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 1 प्लस 3/K, यानी C/C0 आ जाएगा 4/1 प्लस 3/K,
यानी C अपॉन C नॉट आ जाएगा 4K अपॉन K प्लस 3। हम कह सकते हैं ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 41 में बोला जा रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यू नॉट। आगे कह रहे हैं इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट देन द न्यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी। बोला जा रहा है चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है तो ऑब्वियसली चार्ज वट एवर हैज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये हुआ चार्ज जब कांस्टेंट है ये हम कह सकते हैं। तो अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया तो अब कैपेसिटेंस हम कहेंगे पहले के कंपैरेटिवली K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। C नॉट उस समय कैपेसिटेंस है जब वहाँ पर कोई मटेरियल फिलअप नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन मटेरियल हिट फिल्ड तो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। हमने यही फार्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि Q कांस्टेंट है, इसका हम बेनिफिट लेंगे। अब ये Q स्क्वायर अपॉन 2C की जगह हम लिख सकते हैं C नॉट K, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट और ये 1 अपॉन K। ये Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट उस समय पोटेंशियल एनर्जी हो गया जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप नहीं किया गया है और वो U नॉट गिवन है तो U नॉट अपॉन K। हम देखते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 42 में कहा जा रहा है कि 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को 30 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है और उसके बाद एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जो अनचार्ज कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है। तो हम कह सकते हैं C1 दिया गया है आपको 1 माइक्रोफैरड, V1 30 वोल्ट, C2 2 माइक्रोफैरड और V2 0 दिया गया। बोला जा रहा है एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम इज। तो आप जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम इज 1 अपॉन 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो डेल्टा U हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 C1 10 टू दी पावर माइनस 6, C2 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन C1 प्लस C2 यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और V1 है 30 यानी V2 0 है तो 30 इंटू 30 10 टू दी पावर माइनस 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल। तो हमें मिलेगा 300 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जूल, यानी डेल्टा U आ गया 300 माइक्रो जूल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 43 में बोला जा रहा है N1 कैपेसिटर्स जिनका सभी का कैपेसिटेंस C1 है सीरीज में कनेक्ट किया गया है और 4V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। मतलब N1 कैपेसिटर्स हैं और ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 अपॉन N1 और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आएगा 1 अपॉन 2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। तो U आ जाएगा 1 अपॉन 2 C1 अपॉन N1 और V दे रखा है 4 वोल्ट यानी 16 V स्क्वायर। आगे कह रहे हैं N2 capacitors each of capacitance C2 are connected in parallel। तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा
N2C2 और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगा 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। इसको V वोल्ट 1V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है, तो U आ जाएगा 1/2 N2C2V स्क्वायर। बोला जा रहा है गिवन इन क्वेश्चन potential energy in this combination and in this combination is equal, तो C1 into 16V square upon twice N1 is equal to N2C2V square upon 2। 2 से 2 कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल। हमसे बोला जा रहा है C2 का वैल्यू, तो C2 आएगा 16C1 अपॉन N1 N2। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 44 में हमसे बोला जा रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहते हैं द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इच। हमें 3 कैपेसिटर्स each of capacitance C are connected in series and breakdown voltage V means ये वर्क कि अगर यहाँ हम इतना वोल्टेज अप्लाई कर दें कि किसी भी कैपेसिटर के एंड्स पर जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है उससे ज़्यादा एम्पियर हो जाए तो वो कैपेसिटर डैमेज हो जाए। तीनों सीरीज में है तो ये तो बहुत क्लियर सा हो गया कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3 हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर हम यहाँ 3V वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दें तो इसके एंड पर जो मैक्सिमम वोल्टेज एपियर होगा वो V से ज़्यादा किसी के एंड पर एपियर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3 और ब्रेकडाउन वोल्टेज 3V। ब्रेकडाउन वोल्टेज 3V। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 45 में बोला जा रहा है हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट potential of its surface is 80 volt। आगे बोलते हैं the potential at the center of the sphere would be। obviously जितना सरफेस पर है उतना ही सेंटर पर होगा। सरफेस पर 80 वोल्ट है, हम जानते हैं मेटेलिक स्फीयर, और वैसे भी इन्होंने हॉलो ही दे रखा है। अगर हॉलो नहीं भी होता तो मेटेलिक है तब भी उसके अंदर यानी मेटेलिक सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है, उतना ही तरह की सरफेस है। तो आंसर आ जाएगा 80 वोल्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन।